चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की हर सप्ताह होने वाली हमारी 282 वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने इस विषय पर चर्चा किया था, उसी विषय पे आज हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। सहमति की उम्र, जो एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन चल रहा है, उस पर बातचीत आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हमारे साथ कविता भंडारी जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर मधुलिका मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं और रईस पाहवा जी जुड़ी हुई हैं चंडीगढ़ से। तो कविता जी का एक लंबा अनुभव है पॉक्सो पर काम करने का, समाज के क्षेत्र में काम करने का, और लीगल प्रोविजंस के बारे में इनके क्या कुछ हो सकते हैं, खास करके जब इसमें एज ऑफ कंसेंट 18 से 16 होती है तो, और उसको समाज पे क्या इम्पैक्ट करने वाला है। तो बातचीत करने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ कविता जी को। कविता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है, आ रही है। सभी को नमस्ते। एक्चुअली लास्ट संडे जब ये टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा था तो थोड़ी देर के लिए मैंने ज्वाइन किया था। मैं बाहर थी तो बहुत ध्यान से सुन नहीं पाई, काफी शोर था वहां पे, लेकिन मैंने कोशिश करी और 2 स्पीकर्स को मैंने सुना था। तो उसमें डॉक्टर गरिमा और एडवोकेट दया की जो बात थी वो मैंने अच्छे से सुनी, और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि उन दोनों ने जो अपनी बातें रखी उनसे मैं सहमत हूँ। डॉक्टर गरिमा ने एक बात कही थी उस दिन कि जिन देशों में एज ऑफ कंसेंट कम है वहाँ काफी समय पहले से सेक्स एजुकेशन दी जा रही है और वहाँ की जो सिचुएशन है वो अलग है। और ऐसा नहीं है कि वहां पर एज ऑफ कंसेंट कम है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर उनकी इस बात से मैं एग्री करूंगी, क्योंकि जब किसी देश में कानून बनता है तो वो उस देश की जो सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक या अलग अलग तरह की जो कंडीशंस हैं उन्हें ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो हमारे देश में सोशल कंटेक्स्ट के उस पर देख करके और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने सारे डिबेट्स और डिस्कशंस होने के बाद एज ऑफ कंसेंट को बढ़ाया गया। तो अभी उस बात को 1 दशक से थोड़ा सा ऊपर हुआ है और अभी से इस एज ऑफ कंसेंट को फिर से कम कर देना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। और जो लोग ये कंटेंशन दे रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन यहाँ पर वायलेट हो रहा है, तो मेरा तो यही कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्पेशल लॉ बनाते हैं तो ये कहीं पर किसी भी इंटरनेशनल लॉ के प्रोविजन को या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट नहीं करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है, बच्चों को ये राइट देता है। बच्चे हमारी सोसाइटी का सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन है, तो अगर उनके इंटरेस्ट में कोई स्पेशल लॉ बनाया जाता है तो वो बिल्कुल वैलिड है। अच्छा, इसके बाद एडवोकेट दया ने एक बात बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये बोला था कि हमारे देश में एज ऑफ कंसेंट भले ही 18 है, पर हमें यंगस्टर्स को, जो हमारी यंग जनरेशन है, उन्हें ये गाइड करना चाहिए कि 18 के बाद भी वो थोड़ा और रुकें। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पर्सनली ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जो बेटी है वो भी 22 साल कंप्लीट कर चुकी है और बेटा 17 साल कंप्लीट कर चुका है। तो अपने बच्चों को अगर मैं देखूं तो एज अ मदर, एज अ पेरेंट, मेरी तो यही उनको एडवाइस रहती है कि अगर किसी से अट्रैक्शन हो जाता है या रोमांटिक इंक्लिनेशन होता है तो उसको प्लेटोनिक रखें, पहले पहले समझें। 21 से पहले तो किसी भी हालत में सेक्सुअली इन्हें इंडल्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि 23 के बाद ही इस तरह का कोई स्टेप इन्हें लेना चाहिए। तो एज अ मदर, एज अ पेरेंट, जब मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट को भी बच्चों के लिए एक पेरेंट की तरह सोचना चाहिए। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एडोलेसेंट्स को और यंग एडल्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करे, ना कि इस तरह हो कि हाँ ठीक है बच्चे सेक्स कर रहे हैं तो उन्हें फ्रीडम दे दी जाए। बहुत सारा जो हमारे यहाँ साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, जो सोशल सर्वेज हुए हैं, उनके बेसिस पर हाँ जो 18 साल फिक्स करी गई है एज, वो बिल्कुल ठीक है, उससे ज्यादा ऊपर भी नहीं कर सकते हैं। पर ऐसा है कि अभी हमारी जो फिलहाल कंडीशन है हम इसे कम भी नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पर ये बात मैं जरूर कहूंगी कि पॉक्सो की वजह से
जो रोमांटिक अफेयर्स वाले केसेस हैं उनमें जो ये अडोलेसेंट्स या यंग एडल्ट पार्टनर्स हैं वो काफी हैरास हो रहे हैं और इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं जब दिल्ली में CWC मेंबर थी तो दिल्ली का जो गवर्नमेंट CHG यानी कि जो सरकारी चिल्ड्रन होम फॉर गर्ल्स था वो हमारी CWC के जुरिसडिक्शन में आता था। 2015 से 2018 की बात है। 2012 में पॉक्सो आया। आप सोचिए इतना जल्दी इतने सारे लव अलॉटमेंट के केसेस वहां आने लगे थे क्योंकि इन केसेस में जो लड़कियां थी उन्हें CHG में लाया जाता था। तो वहां उनकी कंडीशन देख करके मुझे बड़ा हैरानी हुई कि ये जो कानून हमने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है इस कानून की वजह से ही ये जो बच्चे हैं और फर्दर विक्टिमाइज हो रहे हैं। तो जब मैंने 2018 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो उसमें जो इनिशियल मेरे वीडियोस थे उसमें एक वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पर था। अभी भी वो यूट्यूब पर है, आप अगर चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसका टाइटल है रिपोकशंस ऑफ लव अफेयर विद अ माइनर। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि पॉक्सो की वजह से हाँ ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का स्केल इतना ज्यादा है कि आप खुद सोचिए कि इतने सारे हाई कोर्ट्स ने इस बारे में ये कंसर्न रेज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है। NCRB का डेटा आप देखें तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें कुछ सीरियस थॉट प्रोसेस एक इनिशिएट करने की जरूरत है और इसे डिस्कस करने की जरूरत है। लेकिन एज ऑफ कंसेंट को इन टोटालिटी कम करना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, तो पॉक्सो में अमेंडमेंट तो लाना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल रेमेडी ये है कि हाई कोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर है कि वो किसी के खिलाफ अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उन्हें क्वॉश कर सकता है। और बहुत सारे केसेस में हाई कोर्ट्स ने पॉक्सो के जो अक्यूज्ड हैं उनके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उन्हें क्वॉश किया है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉक्सो स्पेशल जज को ही डिस्क्रिशनरी पावर दे दी जाए ताकि जिन केसेस में कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप है वहां फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख करके अगर पॉक्सो जज को लगता है कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं और वो कन्विंस हो रहा है तो फिर जो स्ट्रिंजेंट पीनल प्रोविजंस हैं वो इन केसेस पर एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए। इनको थोड़ा लीनियंसी से देखते हुए यहाँ या तो करेक्शनल मेजर्स लिए जाएं या फिर जो मिनिमम सेंटेंस है उससे कम सेंटेंसेस यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये जो पॉक्सो कोर्ट है उसकी जो पावर्स हैं उसमें हम अमेंडमेंट ला सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एज गैप को लेकर के एक्सेप्शन या एग्जम्पशन अगर हम रखते हैं तो वहां क्या होगा, एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट का ऑटोमेटिक डिक्रिमिनलाइजेशन होगा और मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि चाहे एज गैप दोनों पार्टनर्स के बीच में 2 साल का हो, 1 साल का हो, 3 साल का हो या 4 साल का हो, जब तक हम ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते कि उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप का नेचर कैसा है, वो जेन्युइन लव अफेयर है या एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का रिलेशनशिप है, तब तक हम कैसे उसे डिक्रिमिनलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल तो एक तरह से मैंडेटरी हो जाता है। हाँ ये है कि सर्कमस्टांसेस अगर ऐसे हैं कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप है और वो प्रूव होता है तो फिर जो पॉक्सो जज है उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो यहाँ पर अकॉर्डिंगली एक जस्टिफाइड रीजन ऑर्डर दे सके। अच्छा, अगर पॉक्सो में इस तरह के अमेंडमेंट आते हैं तो डेफिनेटली जो ऑफेंस और सेंटेंसेस से रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस IPC में और PCM एक्ट में है तो वहां पर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। रही बात JJ एक्ट की, तो यहाँ देखिए जब दोनों पार्टनर्स अडोलेसेंट्स हैं, माइनर्स हैं, तो JJ एक्ट एप्लीकेबल होगा और JJ एक्ट तो ऑलरेडी एक रिफॉर्मेटरी लॉ है। यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट तो है नहीं, यहाँ करेक्शनल मेजर्स ही लिए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा चेंज लाने की जरूरत नहीं है। ये एक जरूर कंसर्न है कि हालांकि JJ एक्ट एक जिस तरीके से पॉक्सो में जेंडर न्यूट्रल लॉ है और JJ एक्ट में जब हम गर्ल और बॉय का केस सामने आता है तो गर्ल को विक्टिम की तरह ट्रीट करते हैं और बॉय को ऑफेंडर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो लीगली टेक्निकली ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि
बायोलॉजिकली और सोशली गर्ल्स ज्यादा वल्नरेबल होती हैं और कंप्लेन गर्ल की फैमिली की तरफ से लिखवाई जाती है, तो एक प्रैक्टिस चली आ रही है कि बॉयज को ऑफेंडर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है और जेजेबी के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है, और गर्ल्स को सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोड्यूस करते हैं और सीसीआई में रखते हैं। पर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जेजे एक्ट में क्योंकि स्ट्रिंजेंट पीनल प्रोविजंस नहीं है, तो हमें बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें ये जरूर होना चाहिए कि जो जेजे सिस्टम है उसे हमें स्ट्रेंथन करना है और इम्प्रूव करना है, ताकि जेजे सिस्टम को एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरह नहीं देखा जाए, इसको भी एक करेक्शनल सिस्टम की तरह देखा जाए, क्योंकि ये बच्चों के लिए है। तो जो सीसीएल है वो भी बच्चा ही है। हाँ, ये जरूर यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न आता है कि अगर ऑफेंडर की जो एज है वो 16 से 18 के बीच में है, तो सेक्शन 15 के तहत इस केस के चिल्ड्रन कोर्ट को ट्रांसफर किए जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट की जो एक प्रक्रिया दी गई है वो एक सेफगार्ड की तरह काम करती है, क्योंकि प्रिलिमिनरी असेसमेंट में 3 चीजें देखी जाती है। पहला तो मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी टू कमिट एन एक्ट, दूसरा मेच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट, एंड तीसरा सर्कमस्टांसेस इन विच द एक्ट इज कमिटेड। तो अगर जेजेबी को ऐसा लग रहा है कि किसी केस में कंसेंशुअल रिलेशन बना है, वहां पर जेन्युइन अफेक्शन है और क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, सर्कमस्टांसेस इस तरह की है, तो जेजेबी बिल्कुल ऐसा डिसीजन दे सकता है कि वो इस केस को अपने पास रखे और आगे ट्रांसफर ना करे। अच्छा, मान लीजिए जेजेबी उसे ट्रांसफर कर भी देता है, तो फिर ये ऑर्डर अपीलेबल होगा, तो वहां एक सेफ गार्ड और आ जाता है। और अगर इसे ट्रांसफर करता है जेजेबी, तो चिल्ड्रन कोर्ट के पास भी ये पावर है कि इस तरह की सर्कमस्टांसेस होने पर चिल्ड्रन कोर्ट खुद जेजेबी बनकर इसमें इंक्वायरी करे और यहाँ पर उस बच्चे का जो ट्रायल है वो एडल्ट की तरह ना कंडक्ट किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेजे सिस्टम को अगर हम चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से बिल्कुल इसकी ट्रू स्पिरिट में इसे फंक्शनली इसे रन करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आनी चाहिए। ये इम्प्लीमेंटेशन पर ज्यादा डिपेंड करता है। पर एज ऑफ कंसेंट को कम करना ठीक नहीं रहेगा। और यहाँ इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 2 डिकेड से मैं चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन की फील्ड में काम कर रही हूँ, और करीब 3 सालों से स्पेसिफिकली जेंडर सेंसिटाइजेशन और एडोलेसेंस एजुकेशन पर मेरा फोकस रहा है। तो दिल्ली में जो हमारी एक मेट्रो सिटी है, अर्बन वहां पर एरिया है, वहां के बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया। यहाँ आंध्र प्रदेश में जो छोटे शहरों के बच्चे हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया। और ये बात ग्राउंड पे आप देखेंगे, ये रियलिटी है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिनको हम एसटीआईज, एसटीडीज और वीडीज भी कहते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस ना के बराबर है। एसटीडीज कितने टाइप्स की होती हैं, उनको प्रिवेंट कैसे करना है, अगर वो हो जाएं तो उनको मैनेज कैसे करना है, उसके लिए क्या दवाइयां उपलब्ध हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी है नहीं है, इन सब के बारे में बच्चों में क्या बड़ों तक में अवेयरनेस नहीं है। और यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कुछ एसटीडीज ऐसी होती हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट अभी हमारे पास नहीं है, उनको सिर्फ मैनेज ही किया जा सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसटीडीज अगर हो जाएं तो उनके कोई सिम्टम्स नहीं होते, यानी एक व्यक्ति उसका कैरियर हो सकता है लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसे एसटीडी है। तो इंडिविजुअल लेवल पर तो ये एक हेल्थ प्रॉब्लम बन ही सकती है, ये सोशल लेवल पर भी एक प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि अगर कैजुअल सेक्स हो और मल्टीपल पार्टनर्स का जो हुकअप्स का जो ये अभी नया कल्चर चल रहा है, उससे फिर सभी के लिए एक रिस्क यहाँ पर पैदा होती है। इसके अलावा अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी को भी रोकने के क्या तरीके हैं, तो उसमें आप देखिए लॉन्ग टर्म और परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में तो लोग बात ही नहीं करते हैं। इवन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो यहाँ अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लड़कियां लेती हैं तो किस तरह की पिल किसे सूट करेगी नहीं करेगी, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। अगर लड़की पिल्स नहीं लेती है तो मेल पार्टनर फिजिकल बैरियर मेथड यूज करने को तैयार है, कर रहा है, जिसमें कई सारे ऐसे बॉयज होते हैं जो नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या फीमेल पार्टनर को ये जानकारी है कि फीमेल्स के लिए भी कॉन्डोम्स अवेलेबल हैं? और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या हमारे यहाँ हमारे देश में मार्केट में
फीमेल्स के लिए ये जो मेथड्स हैं वो अवेलेबल भी हैं या नहीं। अगर हैं अवेलेबल तो इसके आगे सवाल ये उठता है क्या क्या हमारी सोसाइटी में फीमेल्स इतनी एम्पावर्ड हैं कि वो जा करके इसकी डिमांड कर सकें। सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज की एक्सेसिबिलिटी हमारे यहाँ है या नहीं है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो इसका जो जवाब है वो ज्यादातर नहीं में आपको मिलेगा। देन उसके बाद में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम सभी को पता है कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो अपने आप में कितना एक कॉम्प्लेक्स लॉ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पर फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा रिस्क यहाँ पर हैं, और सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी बहुत डीपली इम्पैक्ट होती है सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से। जब ये कहा जाता है कि आजकल के बच्चों को सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, मैं यूट्यूब पर ही काम कर रही हूँ, तो मैं काफी अपना समय इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर बिताती हूँ जहाँ मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे जो वीडियोस अवेलेबल हैं उनमें बहुत मिसलीडिंग और कॉन्ट्रोडिक्टरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ऑथेंटिक वीडियोस बहुत कम है। तो ऐसे में कंफ्यूजन ज्यादा है। बच्चों को ये तो बताया जा रहा है कि सेक्स एक प्लेजर और फन के लिए है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि ट्रू सेंस में फन भी तभी होता है जब एक कपल के बीच में रियल अंडरस्टैंडिंग, अफेक्शन, कंपैटिबिलिटी और इंटीमेसी होती है। और ये बात तो बिल्कुल नहीं बताई जा रही है कि बियॉन्ड प्लेजर इट इज एन एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि खुद की हेल्थ और सेफ्टी और अपने पार्टनर की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान इन्हीं को रखना है। सो यहाँ मुझे लगता है कि कंफ्यूजन ज्यादा है। और एज अ मदर भी जब मैं देखती हूँ, आप भी अपने आसपास देखें, दुनिया में जाकर के अगर हम देखें, कुछ है क्या परेशानी है क्या, मेंटल परेशानी है क्या? सर आवाज आ रही है आई थिंक। मधुलिका जी अपना माइक बंद कर लें इसका जी। मैं ये कह कविता रही, जी कंटिन्यू करें जी। अगर हम एज पेरेंट या एज टीचर, एज सोशल वर्कर अगर बच्चों की दुनिया में जाएं तो हम देखेंगे कि ऐसा तो है कि बायोलॉजिकल और हार्मोनल जो डिजायर होती है उसकी वजह से बच्चे सेक्स कर रहे हैं, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीयर प्रेशर इतना ज्यादा है, कई बार ग्रुप्स में इस तरीके से होता है कि अगर किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो उन्हें टीज किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई वर्जिन है तो उसे बुली किया जाता है, और ये बुलिंग वाला कल्चर आप अभी रिसेंटली कितने सारे केसेस हुए हैं वहां आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और टेंडेंसी जो मैंने देखी है, आप पॉक्सो के केसेस में काउंसलिंग की जो फाइल होती है वो उठाकर देखें, वहां आप ये देखेंगे कि जिन बच्चों को अपने परिवार में, अपनी फैमिलीज में अफेक्शन, वैलिडेशन, अटेंशन नहीं मिलता है तो वो बच्चे बाहर इसे सर्च करते हैं, और ऐसे में फिर वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स की वजह से ही सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्जेंस बढ़ रही है, इसके दूसरे कॉजेस भी हो सकते हैं। तो एज ए सोसाइटी हमें थोड़ा सा और ज्यादा इसके रूट कॉजेस पर जाने की जरूरत है और वहां काम करने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ऑफ कंसेंट को हमें ऐसे अभी तो कम नहीं करना चाहिए। इसमें अभी मैं इनफेक्ट कल ही एक प्रोग्राम देख रही थी, यूएनएफपीए के बारे में था, और वहां पर ये बताया जा रहा था कि अभी कंडीशन ये है कि जो हमारा देश है उसमें एडोलेसेंस प्रेगनेंसी का जो रेट है वो हमारे पड़ोसी देशों से ज्यादा है। तो ये एज अ कंट्री हमारे लिए बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है, क्योंकि एडोलेसेंस प्रेगनेंसी का मतलब है अनहेल्दी मदर और अनहेल्दी चाइल्ड। एडोलेसेंस प्रेगनेंसी अपने आप में तो कॉम्प्लिकेटेड इशू है ही। मान लीजिए इसमें मेडिकली हम इसे टर्मिनेट करते हैं तो अगेन ये बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ना करें और बेबी डिलीवर होता है तो उसके बाद में बेबी की डिलीवरी और बेबी को नर्चर करना ये एक माइनर मदर के लिए बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है। और अगर बेबी डिलीवर होता है और वो उसे नर्चर नहीं कर पा रही है और वो उसे सरेंडर करती है और बच्चा बाद में अडॉप्शन में जाता है तो वो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। तो एज ऑफ कंसेंट को अगर हम कम करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स और ज्यादा आएंगी।
तो यूएनएफपीए का और उसके कोलैबोरेशन में हमारी सरकार का जो ये एक ऑब्जेक्टिव है कि एवरी प्रेगनेंसी शुड बी अ प्लान्ड प्रेगनेंसी, एवरी चाइल्ड शुड बी अ वांटेड चाइल्ड एंड एवरी चाइल्ड बर्थ शुड बी अ सेफ चाइल्ड बर्थ। तो इस तरह के प्रोग्रेसिव ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करेंगे अगर हम एज ऑफ कंसेंट को कम कर देते हैं? तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अमेंडमेंट्स ला सकते हैं जो पॉक्सो एक्ट में रिगार्डिंग द सेंटेंसेस, लेकिन हम किसी भी एज ग्रुप को टोटल डिक्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं और एज ऑफ कंसेंट को कम नहीं कर सकते हैं। थैंक यू कविता जी, बहुत अच्छी 2-3 बातें आपने आज सबके समक्ष रखी है। एक तो बात ये कि अगर हम बात करें कि आपस में बच्चों में ज्यादा रोमांटिक रिलेशंस के कारण प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके पावर जुवेनाइल एक्ट में स्पेशल मजिस्ट्रेट स्पेशल कोर्ट को है। और अगर सेक्शन 15 के तहत भी अगर बच्चे को 16 से ऊपर वाले की हम बात करें तो उसको भी रिन्यू करने के पावर्स जो है सेक्शन 19 के तहत चिल्ड्रंस कोर्ट के पास होते हैं। तो बच्चों के विरुद्ध जो प्रक्रिया होती है उसको तो इसी एक्ट से सुधारा जा सकता है। बहुत ज्यादा उस पर कुछ हल्ला मचाने की आवश्यकता भी नहीं है। और आप 2-3 बातें बहुत अच्छी आपकी निकल के आई कि जो हेल्दी प्रेगनेंसी और अनहेल्दी बॉर्न की बात, हम चाइल्ड की बात करेंगे तो इस पे भी अभी बहुत ज्यादा मुझे लगता है काम करने की आवश्यकता है। उसके बाद इन सब चीजों को, इस एक्ट को बदलने की बात सोच सकते हैं हम। हमारे साथ चंडीगढ़ हाई कोर्ट से जुड़ी हुई हैं एडवोकेट रहीस बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस विषय पर अपनी बात रखें जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। हेलो, नमस्कार सबको मेरी तरफ से, जो भी जुड़े हुए हैं, मैडम कविता, मधुलिका एंड सर, एंड जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आई मस्ट से, जो रिडक्शन ऑफ एज है एज पर लीगली एस्पेक्ट, आई एम सेइंग रिडक्शन ऑफ एज जो है फ्रॉम 18 to 16 years or any age definitely would reduce the share of crime. क्राइम कौन से, जो कंसेंसुअल मैडम एडोलेसेंट। आप अपना 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 वीडियो ऑन कर लीजिए इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज। हाँ जी सर, डेफिनेटली। सो बेसिकली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लुकिंग फ्रॉम द लीगल एंगल, जो रिडक्शन ऑफ एज फ्रॉम 18 to 16 years or any other age, may not be 16 but 17 or something else, that would reduce the share of crime arising out of the adolescent relationship, consensual relationship, or where the female is less than 18 years. Yeah, but it would be simply from the graph of crime, NCRB data or from the data. Because in reality जितने भी cases हैं जहां पर female is less than 18 years, उसमें I must say that 18%, और rather I must say, I'm forced to say that more than 80% जितने भी cases हैं वो सभी जो हैं वो फेक हैं। अब उसमें केसेस किस नेचर के आते हैं? से बच्चों का कंसेंसुअल रिलेशनशिप हो गया, बोथ आर से लेस देन 18 years, और if the male is above 18 years but the female is less than 18 years, so उसमें जो कंसेंट है, the consent does not matter because she is less than 18. so कंसेंस की तो उन्होंने पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दिया है। जहां पे भी वो लेस देन 18 years है तो उसकी कंसेंट मैटर ही नहीं करती है। अब केसेस किस नेचर के हैं? केसेस हैं कि बच्चों में कंसेंसुअल हो गया, पेरेंट्स को पता चल गया। नॉर्मली क्या है, ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है कि जो लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादा वर्ड होते हैं इस चीज के लिए, दैट इज द रियलिटी। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, या तो वो बच्चे घर से भाग जाते हैं, ठीक है, सो रन अवे कपल, बिकॉज दीज डेज a trend is on a higher side. रोज अगर हम हाई कोर्ट में भी देखें, दो powers have been given to the session judges also, स्टिल आज की डेट में भी डेफिनेटली ऑन डे टू डे बेसिस पे भी रन अवे कपल के केसेस होते हैं। और वो केसेस किस एज ग्रुप में होते हैं? जो मार्जिनली 18 होते हैं, मार्जिनली अबव 18, और लड़का मार्जिनली अबव 21 और इवन समटाइम्स लेस देन 21 सर। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हाई कोर्ट का काम सिर्फ प्रोटेक्शन देना है, जो कोर्ट्स का काम है वो सिर्फ प्रोटेक्शन देना है फ्रॉम लाइफ टू लिबर्टी। सो बेसिकली डायरेक्शन तो हो जाती है पेरेंट्स को, बट उसकी रिपरकशंस जो है वो बहुत डेडली है सर। क्योंकि अल्टीमेटली हम अगर देखें तो एक बच्चा, हम अपने अगर रेप लॉज की बात नहीं भी करें, अब इसमें क्या होता है, हमारे रेप लॉज हैं जो
उस जिसमें पर्टिकुलर चीज जो पॉक्सो है that carries a stringent punishment और बहुत हार्श है सर ये। अब क्वेश्चन है कि अगर कंसेंट की बात करते हैं तो हमें जो लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है उसके लिए भी एज कितनी है 18 इयर्स, राइट टू वोट है एज है 18 इयर्स, कंसेंट की एज है 18 एज इज 18 इयर्स, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जो केसेस आते हैं सिर्फ दो बच्चे घर से भाग गए, होती तो वो कंसेंसुअल है, दैट इज इलोपमेंट, ठीक है। जो बाद में पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ मिलकर जो पेरेंट्स है, इवन लड़की को भी दे स्टार्ट बीटिंग, और वो क्या होता है अल्टीमेटली जो केस हो जाता है वो रेप का हो जाता है लड़के के अगेंस्ट, ठीक है, या जो भी उसके फ्रेंड्स वगैरह उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं सबके अगेंस्ट हो जाता है। या समटाइम्स होता है कि लड़की इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती है और पेरेंट्स आर नॉट एग्री, उस केस में भी अल्टीमेटली उस कंसेंसुअल रिलेशंस को रेप की फॉर्म में चेंज करके उसको एफआईआर हो जाती है। तो द मोमेंट एफआईआर हो गई, पॉक्सो एक्ट लग गया, रेप लॉज का हट गया, उसमें क्या होता है कि ऑफेंडर की लाइफ तो आप एक सेकंड के लिए सोच लीजिए, इवन इफ टुमारो ही इज एक्विटेड ऑफ द केस, क्वेश्चन भी हो जाती है ऐसे मान लीजिए, बट फॉर द टाइमिंग उसका जो करियर है, उसकी जो लाइफ है, दैट इज स्पॉइल्ड बेसिकली, आई मस्ट से। अब उसमें सर क्या है, इससे दो, अगर हम एज रिडक्शन की बात करते हैं बाय लेजिस्लेटिंग द एज फ्रॉम 18 इयर्स टू एनी एज, उसमें क्या रहेगा, डेफिनेटली इट वुड रिड्यूस द बर्डन ऑफ justice dispensary machinery. It would also reduce the work of police or investigating agency, और somehow ये advocates के work को भी, रोजगार को भी hit definitely करेगा। But sir, the question is simply by legislating the age from 18 years, ठीक है, इसका मतलब हम जो आज की डेट में क्राइम है, ठीक है, उसको हम लीगलाइज कर रहे हैं सो दैट इन फ्यूचर इट वुड नो मोर बी अ क्राइम। सो ये वायबल नहीं है एज रिड्यूस करना, रादर मुझे लगता है आज की डेट में भी 18 ईयर्स अ वेरी लो एज, एज इससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए फ्रॉम द व्यू ऑफ मेच्योरिटी, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल है। सबसे पहली बात है, जब भी कोई लॉ बनता है, ठीक है, वो हमेशा सोशल, इकोनॉमिकल और सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट को देख के बनता है। ऐसा नहीं होता कि कभी जब भी कोई लॉ बनता है वो दैट इज इन आइसोलेशन ऑफ द सोसाइटी और नेचर ऑफ सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से। अब अगर करते हैं हम एक इसकी रिपरकशंस ले लेते हैं, कैसे एज जो है हमने रिड्यूस कर दी फ्रॉम 18 इयर्स टू एनी एज, तो सो बेसिकली लॉ इज गिविंग अ हैंडल टू कैरी ऑन ऑल दीज थिंग्स। सो उससे क्या होगा कि शेयर ऑफ क्राइम डेफिनेटली कम हो जाएगा, तो क्योंकि जो सो फॉर जितने भी केसेस 16 टू 18 की इयर्स की एज ब्रैकेट में आ रहे थे वो अब क्राइम नहीं रहेंगे, ठीक है। बट अगर हम देखते हैं कि जब तक कोई बच्चा 10th में पढ़ता है उसकी एज होती है 16 इयर्स, ठीक है, और जब वो +2 करता है तो ऑलमोस्ट दे आर एट द एज ऑफ 18 इयर्स। So till the age of 18 years, we cannot overlook the fact कि ना तो वो किसी, अभी उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, ना वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन देयर पेरेंट्स, यही है। क्योंकि आज भी आई एम ऑल्सो अ मदर, आई हैव अ 27-year-old son, ठीक है, ही इज इन प्रोफेशन, सो आई नो ऑल दिस कि बच्चों को टेक केयर करना इज नॉट एन इजी टास्क, राइट। एंड उसमें क्या है, अगर हम उसकी मेंटल कंडीशन को देखें तो बेसिकली ये जो एज ग्रुप है 18 to 16 इयर्स का, ये क्या होता है, मेंटली इंपल्सिव है, रैकलेस है, दे लिव मोर इन फैंटेसीज, इंपल्सिव होते हैं, नॉट एबल टू टेक डिसीजन, और साइंटिफिकली भी ये एस्टेब्लिश हो चुका है, इवन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी एक स्टडी में, रिसर्च में प्रूव किया है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है, फुली डेवलपमेंट है, वो टिल द एज ऑफ 25 इयर्स ही कंप्लीट होती है, ठीक है। सो उसमें क्या है, अगर हम एज रिड्यूस कर देते हैं तो बेसिकली कहीं ना कहीं वी आर रीडायरेक्टिंग देम टुवर्ड्स दिस थिंग कि यस that is very easy thing, they can carry on these relations, which is not a good option for the society as a whole. सेकेंडली अगर हम फिजिकल, हम उनकी बेसिकली क्या कर रहे हैं कि
फिजिकल और मेंटल एनर्जी को किस तरह रीडायरेक्ट कर रहे हैं। हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है ये इजी थिंग है, दे कैन गो ऑन। और फिर वो तो एज ही ऐसी है, इम्पल्शन की एंड पीयर प्रेशर्स है, मैडम अभी कविता जी ने डिस्कस किया, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन ना देके, सो दैट टुमारो दे विल बी ग्रोइंग इन लाइफ, अभी एजुकेशन गेन करें, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हुए और एक गुड सिटीजन बने, हम उनको रिलेशनशिप की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है सर, इनका जो फ्यूचर है, अगर हम उस देखें, लिव इन तो ऑलरेडी परमिट हो चुका है सर। अगर पेरेंट्स उनकी मैरिज के लिए नहीं मानेंगे तो वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप। सो लिव इन रिलेशनशिप में वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी दैट टुमारो देयर वुड बी कंसेप्शन भी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, एवरीथिंग कैन हैपन। तो उसमें क्या रहेगा सर, उसके जो आगे से चाइल्ड बर्थ भी हो जाता है इन कंसेंटिंग रिलेशनशिप, उसका क्या फ्यूचर रहेगा। जैसे अभी कविता मैडम ने डिस्कस किया कि अगर वो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, हु विल टेक केयर ऑफ। सबसे पहली बात तो आएगी फाइनेंसिस की, कि अगर बच्चे अर्न ही नहीं करते, पहली बात तो वो अपना खर्चा कहाँ से उठाएंगे, इवन इफ दे स्टार्टेड इन लिव इन रिलेशनशिप, तो वो कहाँ से आएंगे फाइनेंसिस, ठीक है। और फिर फर्दर अगर बेबी हो जाता है, चाइल्ड बर्थ होता है, तब क्या रहेगा सर, तब उसमें रहेगा कि वो हु विल टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर बेबी। तो फिर वो उसको ऑर्फनेज में छोड़ेंगे, और फिर अगेन द स्टेट वुड बी बर्डन अबाउट दिस थिंग। इवन एडॉप्शन भी लेटर ऑन ही होगा, फर्स्टली तो इट वुड बी बर्डन अपॉन द स्टेट, ठीक है। एंड अगर हम बॉडीली की बात करें, फिजिकल एनर्जी और फिजिकल चेंजेस की बात करें, तो एक गर्ल की जो एज है वो आई थिंक इट completely it gets matured around 20 to 21 years of। हालांकि हमारी एज ऑफ मैरिज जो है इस टाइम 18 लड़की की है, बट स्टिल इट इज टू लेस एट दिस एज। आज के ये 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना था, जब एज डिफाइन की थी 18 and 21, ये उस टाइम की बात थी। आज जो सोसाइटी है वो बहुत फार अवे ग्रो कर चुकी है, तो उसमें लड़कियां पढ़ भी रही हैं, एजुकेशन भी ले रही हैं, बट स्टिल आई एम फोर्स्ड टू से कि इसमें मैक्सिमम जो है इस तरह के केसेस जो आते हैं इलोपमेंट में, उसमें वो आते हैं मे बी स्लम एरिया से आएंगे, या मे बी बिलो कैटेगरी के जो केस लोगों के होते हैं, ठीक है। अब अगर लड़की की बॉडी प्रिपेयर ही नहीं है हेल्थ वाइज, फिजिकली शी इज नॉट प्रिपेयर्ड टू कंसीव, टू कैरी ऑन प्रेगनेंसी और गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो उसमें दोनों की हेल्थ जो है एडवर्सली इम्पैक्ट करेगी सर। तो फर्स्ट इज क्योंकि वो खुद ही अभी उसकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है, मेंटल इंपल्शन में उसने कर लिया है जो भी किया, बट उसकी बॉडी अभी इट्स नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, वो तो उसकी अपनी अभी बॉडी प्रिपेयर नहीं है। हाउ कैन शी टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, अगेन इट वुड बी, एंड देन हु विल टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ दिस चाइल्ड, क्या। सो रिडक्शन ऑफ जो एज है दैट इज नॉट वायबल आइडिया, बिकॉज हमारा जो सोशल फैब्रिक है, हमारा जो कल्चर है, उसमें क्या है, मैरिज इज द सेक्रेमेंटल यूनियन। वर्जिनिटी ठीक है, आज की डेट में जब इतनी एडवांसमेंट आ गई है टेक्नोलॉजी में एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा सा इट हैज टेकन अ बैक स्टेज डेफिनेटली, बट स्टिल अगर हम बात करें कि हमारा जो सोशल सेटअप है, पहली बात तो इसमें तो लिव इन भी नहीं होता। हम आई डोंट नो, आज की डेट में परमिट हो गया है डेफिनेटली, बट वो वायबल आइडिया नहीं है, बिकॉज वो हमारा बेसिक पिलर जो है मैरिज का, जो सेक्रेमेंटल फीचर है, वो खराब कर रहा है। सो हम जो है उसको इस तरफ पुश नहीं कर सकते। ये हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है, हम बेसिकली उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें भी सर फिर क्या है कि उसमें जो केसेस आते हैं, हमने लिव इन परमिट कर दिया, इवन डोमेस्टिक वायलेंस की भी अगर हम थोड़ा सा, आई एम जस्ट टेकिंग दिस आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, उसमें भी है रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप है। तो एक तरफ से तो हम बहुत एडवांसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम हम
इंडियन अपना बेसिक माइंडसेट नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो गया, जो रिडक्शन ऑफ एज है दैट इज नॉट वायबल आइडिया, क्योंकि उसमें रादर मुझे लगता है कि एज थोड़ी सी मैरिज की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 18 साल की भी लड़की या 21 साल का भी लड़का इतना बड़ा नहीं होता कि दे आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। और फिर अगर हम इसके उसकी बात करें, जो इस कंसेप्ट को कैसे कम्बैट किया जाए, तो उसका ये हो सकता है कि हमने जैसे एक एज ब्रैकेट में रखा था, जुवेनाइल जस्टिस जब बना है तो उसमें दो, इंडिया इज अ पार्टी टू यूएन चार्टर, यूएन कन्वेंशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ राइट्स, और इवन और भी जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उसमें एज है 18 इयर्स, ठीक है। बट डिस्पाइट दैट हम एक नॉवल फीचर उसमें हमने प्रोपाउंड किया, दैट इज अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट। अभी मैडम ने भी किया उसको डिस्कस डिटेल में, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, बट स्टिल हम ऐसा कुछ एज ब्रैकेट ला सकते हैं कि जहां लड़की की एज 16 से 18, जैसे हम चाइल्ड ऑफेंडर के लिए करते हैं तो हम चाइल्ड विक्टिम के लिए, और फिर पहली बात तो हम लड़की को विक्टिम कहें क्यों, वंस शी इज गिविंग द कंसेंट, बट बिकॉज ऑफ द बाय द फिक्शन ऑफ लॉ हर कंसेंट इज नॉट ट्रीटेड, क्योंकि हम उसको कंसेंट ले ही नहीं रहे ऑल्दो इट इज कंसेंसुअल। फिर इसमें एक चीज ये भी देखने वाली है कि जो कंसेंसुअल भी होते हैं सर, उसमें वेदर इट इज रिपीटेडली हैपनिंग और इट इज वन साइड, अगर ये रेपिटेशन बेसिस पे हो रहा है तो फिर तो वैसे ही इसकी कंसेंट नहीं मानी जानी चाहिए, फिर तो इट इज कंसेंसुअल, बाय ऑल मींस इट इज कंसेंसुअल। तो उस केस में जो बेसिकली रहता है कि जो हमारा जो पॉक्सो है दैट इज टू हार्श, इसकी स्ट्रिंजेंसी पे हमको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, कि उसमें अगर लड़की जो है शी इज फॉलिंग इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 16, तो उसमें जैसे चाइल्ड ऑफेंडर के लिए कुछ बेनिफिट्स हैं, तो इसी तरह से इस नोवल फीचर को इसमें भी हमें लेना चाहिए कि इवन इफ द एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड एंड एवरीथिंग इज देयर, बट उसकी कंसेंट को नो कंसेंट में नहीं लेना चाहिए सर, कि भाई कंसेंट इमैटेरियल ही है, उसको नहीं लेना चाहिए, उसकी कंसेंट का पूरा उसमें एक रोल होना चाहिए। अब होता क्या है कि अगर एक बार कोई पॉक्सो में आ गया है, इवन मर्डर केस में बेल हो जाती है, और अगर टुमारो कोई कन्विक्ट भी हो जाता है तो उसके बाद भी जो है उसका एक आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसकी सेंटेंस जो है सस्पेंड हो जाती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। बट पॉक्सो में पहली बात तो बेल नहीं मिलती है, और अगर कन्विक्ट हो गया है तो उसमें उसकी सेंटेंस भी बहुत आसानी से नहीं होती है। अदरवाइज नॉर्मल रूल पे इवन 1/4 सेंटेंस या 1/3 सेंटेंस होती है, देयर इज अ क्राइटेरिया कि उसको सस्पेंशन मिल जाती है, बट इस केस में सस्पेंशन भी नहीं मिलती है। सो पर्टिकुलरली ठीक है, जैसे है कि दोनों की ही अगर एज केम है फिर तो डेफिनेटली वो उसमें जेजे भी लागू हो जाएगा, बट अगर जेजे भी नहीं भी होता है उसके बावजूद भी इसकी स्ट्रिंजेंसी को कम करना बहुत जरूरी है। इवन लड़का अगर अबव 21 है, अबव 18 है, और लड़की लेस देन 18 है, तो हमेशा फिर लड़की को ही विक्टिमाइज शो करना इज नॉट अ गुड आइडिया। हालांकि ये है कि अगर एक बार बेबी हो गया या इस तरह से शी हैज लाइक गिवन अ चाइल्ड बर्थ, शी हैज गॉन थ्रू अ चाइल्ड बर्थ, तो उसमें जो है संभालना जो है वो लड़की को ही पड़ता है। तो वो एक बहुत, क्योंकि आई हैव सीन केसेस जहाँ इवन बड़ी मेच्योर लेडीज भी होती हैं और किसी वजह से ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स हो गया, तो अल्टीमेटली इट इज द फीमेल हु टेक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन। सो यहाँ तो वो खुद ही अभी लेस देन 18 है। सो इस चीज का एक बहुत ज्यादा जो है वो सीरियस रेपरकशंस हैं। सो एज रिड्यूस करना इज नॉट गुड आइडिया सर, टू माय माइंड। रादर मुझे लगता है आज भी टू माय माइंड, जो ये मेरी आइडियोलॉजी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एज अभी भी मेरे हिसाब से एज बढ़ानी चाहिए। इंस्टेड ऑफ 18 to 21 इट शुड बी सम मोर, क्योंकि 18 और 21 साल तक बच्चे अभी इतने मैच्योर नहीं होते, और दिस इज द रीजन कि आजकल ब्रेकअप बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सो मेरे हिसाब से पॉक्सो के थोड़े से लॉज को है वो लेस वो करना, थोड़े रिलैक्सिंग होने चाहिए जहाँ कंसेंट की बात आती है,
और उसमें स्ट्रेट अवे ये लेना कि उसकी कंसेंट इमैटेरियल है, दैट इज नॉट गुड लॉ। सिर्फ उसमें पॉक्सो में और रेप लॉज में जरूरत है। एंड सेकेंडली, ठीक है, एडीजे के पास भी, सेशन कोर्ट के पास भी पावर है, चिल्ड्रन कोर्ट के पास पावर है। अगर जेजे भी उसको कोर्ट में रेफर भी कर देता है, चिल्ड्रन कोर्ट को अपना व्यू लेने की है, अपनी इन्वेस्टिगेशन की पावर है, उसको दोबारा इंक्वायरी ओपन करने की है। स्टिल इस केस में भी ऐसा ही एक नॉवल फीचर होना चाहिए कि हम प्रीलिमिनरी असेसमेंट वाला जो कंसेप्ट है वो पॉक्सो में भी लेकर इन द मैटर ऑफ कंसेंट ऑफ द गर्ल falling between the age bracket of 16 to 18 years. अदरवाइज हम लोग अपनी सोसाइटी को पुश करते जाएंगे और एज रिड्यूस करना तो रादर आई थिंक इकोनॉमिकली, फिजिकली एंड on the every aspect of this, it would spoil our society because ये हमारा social fabric खराब कर देगा. It would spoil our social, our culture. ये जो हमारा हिंदू कल्चर है इसको स्पॉइल कर देगा. और ऐसा नहीं है, अब निर्भया केस के बाद एज रिड्यूस हो गई थी तो क्राइम तो फिर भी कम नहीं हुआ. ऐसा नहीं है कि इसके एज रिड्यूस करने से कंसेंसुअल रिलेशन वाले खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो जो लेस देन 16 है दे विल कम अप. तो क्राइम नहीं कम होगा इससे रादर हमारा सोशल फैब्रिक खराब हो जाएगा. जी मैम, तो बहुत अच्छा. अनफॉर्चुनेट पार्ट आज ये कि हमारे बहुत सारे स्पीकर भी नहीं जुड़ पाए. सर कैन आई ऐड वन थिंग? अभी मैडम ने एक पॉइंट रखा. हाँ, अच्छा कोई स्पीकर नहीं है तो ही मैं बोलूं, नहीं तो आई शुड नहीं जुड़ पाए, आप यू कैन टेक योर टाइम. हाँ, मैं मैडम की बात मैंने ध्यान से सुनी और जो मैडम ने कहा है और मैंने कहा है उसमें मैं आपको एक सिमिलैरिटी जो बताना चाह रही थी. मैडम ने बोला प्रिलिमिनरी असेसमेंट जैसा एक फीचर होना चाहिए, तो जब मैंने कहा कि पॉक्सो जज के पास डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए तो वो बिल्कुल यही पावर की मैं बात कर रही हूँ. क्योंकि इसमें जो असेसमेंट करेगा जज वो वैसे ही होगा जैसे कि जेजेबी प्रिलिमिनरी असेसमेंट करता है. Yes. इसमें क्या होगा, डिस्क्रिशन इस तरह का होगा कि वो एक्सपर्ट्स की सलाह लेगा और जब डी फैक्टो कंसेंट है तो वहां पर सारे जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं, फैक्टर्स हैं, उन्हें देख करके और वहां पर अगर लगता है कि ये जो डी फैक्टो कंसेंट है वो जेन्युइन है तो फिर वहां जो प्रोविजंस हैं वो रिलैक्सिंग प्रोविजंस होने चाहिए. So I think हम दोनों का ओपिनियन सेम ही है. Definitely. When I was just having your opinion, so I was thinking, oh, it would be repetition. So I have stopped so many things because I have skipped so many things because it would be repetition again. So there is no understand that. मेरा सिर्फ यही है क्योंकि लड़कियों को straight away green signal दे देना. वो इनफैक्ट वो लड़कियों के लिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि जब वो बार बार कहती हैं, उनकी कंसिस्टेंट एक स्टेटमेंट रहती है कि हमारी कंसेंट है, हमें बॉयफ्रेंड के साथ जाना है, हमें हस्बैंड के साथ जाना है, लेकिन फिर भी सिस्टम इस तरीके से चल रहा है कि हम कस्टडी दे नहीं सकते. नहीं, डेफिनेटली नहीं दे सकते. तो वहीं वो एक बड़ा ही ऐसा टची पॉइंट होता है कि हम देख रहे हैं कि वो हैरेस हो रही हैं और वो लड़का भी हैरेस हो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते. इसलिए मुझे लगता है कि पॉक्सो स्पेशल जज के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए. और जैसा मैडम ने कहा कि सेक्स पर से इज नॉट प्रॉब्लमैटिक, लेकिन प्री मेच्योरली जब सेक्स में इंडल्ज होते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो प्रॉब्लमैटिक होते हैं और बच्चे उन कॉन्सिक्वेंसेज को अकेले तो संभाल नहीं सकते, तो फिर हम एज ऑफ कंसेंट को इन टोटलिटी कम नहीं कर सकते हैं. तो मेरा भी यही ओपिनियन है. आई थिंक हमारा जो बेसिक सोशल है, हमारा हिंदू कल्चर है, वो एक फैमिली, इसका बेसिक पिलर फैमिली है. सो बेसिकली हम तो फैमिलीज को ब्रेक कर रहे हैं. और इवन मेजर होने के बाद, जैसे आपने कहा कि आपका 27 इयर्स का बेटा है और मेरी बेटी अभी 22 कंप्लीट की है, तो मुझे लगता है वो मेजर है, लेकिन इसके बाद में भी आई कीप टेलिंग हर दैट व्हेनेवर यू टेक अ डिसीजन इट शुड बी वेल कंसीडर्ड, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन. और मुझे तो लगता है कि जिस एज में उनको अपना करियर बनाना है, उनको ग्रो करना है, उनको इंडिपेंडेंट, उनको हमारे एक अच्छे सिटीजन हमने उनको बनाना है, तो हम उनको क्या इस तरफ धकेल रहे हैं. वी आर पुशिंग देम इनटू दैट कि ठीक है दिस इज समथिंग. और फिर बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पर उन्हें अभी फोकस करना है. बहुत है मैम. यस डेफिनेटली आई एग्री विद यू.
सो एज रादर मुझे तो लगता है कि मैरिज की एज जो है 18 और 21 भी बहुत कम है, ठीक है। आई हैव सीन दोस पीपल जो बेसिकली दे आर नॉट टेकिंग द रेगुलर एजुकेशन, रादर आई शुड रिकमेंड कि कुछ ऐसे होने चाहिए, जैसे आप लोग तो फील्ड में काम करते हैं, कि इवन उनके पास रेगुलर एजुकेशन नहीं भी है, कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, देयर इज नो नीड ऑफ रेगुलर एजुकेशन कि हमने जॉब ही करना है। स्किल डेवलपमेंट, हाँ, कुछ ऐसे स्किल्ड प्रोग्राम होने चाहिए ताकि वो अपना कुछ ना कुछ, अब ये सारी चीजें हैं, अगर बेबी हुआ है या कुछ, या 18 और 21 के जितने भी ये रन अवे कपल आते हैं, दे आर नॉट अर्निंग, तभी वो आफ्टर सम टाइम दे गेट सेपरेटेड, इसीलिए ब्रेकअप ज्यादा हो रहे हैं। और अल्टीमेटली आपकी बात भी बिल्कुल ठीक थी कि अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिकल, और बिकॉज इट वुड adversely impact upon their health of the girl as well as if baby is born tomorrow, but at the same time उसको इमोशनली भी हिट करेगा, वो फिर कभी लाइफ में सेटल नहीं हो पाएगी, वो भी इवन लड़का भी। देखो ना, जो मैम हम जब जैसे स्कूल्स में कॉलेजेस में जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि अगर कहीं आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है तो उसे प्लेटोनिक रखिए, आप दूसरे तरीके से उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप पोएट्री लिख लीजिए, आप गिफ्ट दे दीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, साथ में स्टडी कर लीजिए, मे बी कोई लाइट हार्टेड मूवी भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्टेप्स नहीं उठाने हैं। तो एक्चुअल में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो स्मार्ट हैं, वो समझते हैं, वो समझते हैं, सिर्फ ये है कि उनको सही गाइड करने वाला नहीं मिलता है। तभी है ना, हम उनकी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट करने की जरूरत है। हमारे उनको इस तरह से कह रहे कि ठीक है, अगर ये फैंटेसी उनको लग रही है तो लॉ शुड गिव हैंडल और लाइसेंस दैट दे शुड कैरी ऑन दिस थिंग। ये कुछ सही गाइडेंस है। और खास करके मुझे अपने CWC वाले दिन याद आते हैं, जब ये बच्चों की, जो गर्ल्स की डिलीवरी होती थी, तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे जहाँ लेबर रूम में और सारा ये महकमा रहता था। वो सब देख करके मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मेरा अपना जो ट्रॉमा है वो ट्रिगर हो जाता था, क्योंकि प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी अपने आप में एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है। उसके बाद में अदरवाइज ऑल्सो जो हमारे एल्डर्स ने ये सिस्टम बनाया था कि तब जब गर्ल चाइल्ड का भी एक टाइम में प्रोविजन था, हमारे कल्चर में दैट वाज प्रिवेलेंट, उस टाइम में भी जो हमारे एल्डर्स, वो जो एक सिस्टम था ना कि लाइक वो दे फाइनलाइज या एंगेजमेंट कर देते थे, आई मस्ट से सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, बट उसको भेजते नहीं थे, भेजते वो तभी थे जब वो व्हेन शी गेट्स फुल्ली मैच्योर्ड। यस है ना, एक सिस्टम ऐसा था कि उसमें वो रिश्ता फाइनल, जैसे हम कह देते हैं कि ठीक है सगाई कर दी, रोका हो जाता था। हाँ, रोका हो जाता था, बट वो उसको जैसे वो कहते हैं ना, वो विदा तब करते थे जब वो मैच्योर हो जाती थी, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड का किया और उसको भेज दिया, कुछ ठीक है ट्राइबल्स में ये सिस्टम था, बट नॉट इन एवरी सोसाइटी। और वो अगर चाइल्ड मैरिजेस अभी भी हो रही हैं तो उन्हें तो हमें रोकना है रादर। हाँ जी, हम एज ऑफ कंसेंट को कम करके प्रोग्रेसिव नहीं, हम रिग्रेसिव स्टेप ले लेंगे। हम बेसिकली इसको एनसीआरबी के डेटा से सिर्फ डीक्रिमिनलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ग्राफ है एकदम से इस पर्टिकुलर एज ग्रुप का, दैट हैज seen a spurt, drastic spurt it has seen, so हम उसको करके सिर्फ ये है, हम सोचते हैं कि क्राइम का शेयर would be reduced. So I think basically reformative actions needed to be taken, not any change is required in anything. Next. Don't just rely on the NCRB data. We need to find out the root cause of this problem, and that is the education and awareness, I must say. As Kavita madam also mentioned, we need to educate and aware the children in this stage that it's not only the sex which is going to impact their life, or it's not only the pleasure, the responsibility also equally important. और सर हमें उन बच्चों को सुनने की जरूरत है, अगर कहीं उनके मन में ऐसी बातें चल रही है तो दे नीड अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन कम्युनिकेट फ्रीली विद द पेरेंट्स, विद द टीचर्स, ताकि अगर उनके मन में कोई शंकाएं हैं, कोई भी डिलेमा है, तो उनको एड्रेस किया जा सके। और सर अगर हम ये आजकल की रील्स और ये इनकी बात करें तो ये तो मिस इन्फॉर्मेटिव है, आई मस्ट से। एक कुछ बोल रहा है, एक कुछ बोल रहा है, और ये रादर पर्टिकुलरली जब उनका एज, जो वो टीनेज में होते हैं, वो तो वैसे ही इम्पल्सिव होते हैं, वो तो वैसे ही रेकलेस होते हैं, और फिर अगर इस तरह की उनको यूट्यूब से सपोर्ट मिलेगी या कहीं भी ऐसे रील्स है, तो वो तो ज्यादा उस तरफ, क्योंकि देखो ना, गलत चीज की तरफ जो भी कंफर्ट जोन में है इंसान, उसकी तरफ ज्यादा भागता है। तो इसलिए उनकी एनर्जी को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और जरूरी भी नहीं कि ये बच्चे सिर्फ
ब्रोकन फैमिलीज के होते हैं या पीयर प्रेशर में करते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ब्रोकन फैमिलीज के थैंक यू होते वेरी मच मैम। कविता मैम को 5 बजे जाना है, and unfortunately today our most of the speakers were not able to join. मैं भी ट्रेवल कर रहा था, इस वजह से हो सकता है मैं उनको इन नहीं कर पाया। मे बी एक संडे और हम बात करते हैं, क्योंकि इस पे और लोगों का ओपिनियन, एंड वी शुड लिसन द चिल्ड्रेन ऑल्सो। मुझे लगता है कुछ इस एज ग्रुप के बच्चों से भी बातचीत किया जाए। डेफिनेटली सर, दैट वुड हेल्प। एक संडे और इसको कंक्लूड करते हैं, then we'll definitely find some point in it. So thank you very much कविता जी, as usual you have been very helpful. एंड पहवा मैम, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा आज फिर, एंड उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी जब भी आवश्यकता पड़ेगी आपसे हम आपकी एक्सपर्टीज और आपकी सहायता लेंगे इन सब विषयों पर। माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो नाइस सर। थैंक यू।